हेलो साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका साहित्य मेरी लाइव यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक अपभ्रंश पर कुछ वन लाइनर प्रश्न लगाने जा रहे हैं। आप इन वन लाइनर को अच्छे से मेरे साथ पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे साथ ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। साथियों, अपभ्रंश जो भाषा है, आपने पढ़ा होगा हिंदी की जो विकास प्रक्रिया है। सबसे पहले जो हमारी हिंदी की जननी है वह कौन सी है? संस्कृत है। संस्कृत से भाषा वैदिक साहित्य और लौकिक में बदलती है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में बदलती है और लौकिक संस्कृत ही आगे चल के पाली में बदलती है और पाली जाके प्राकृत में और प्राकृत अपभ्रंश में, और अपभ्रंश का एक रूप, एक प्रकार शौरसेनी अपभ्रंश, और शौरसेनी अपभ्रंश जाके हिंदी में बदलती है। तो जो प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप है वह कौन सा है? अपभ्रंश है। जो प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप है वह कौन सा है? अपभ्रंश है। और आज इसी अपभ्रंश को लेकर हम लोग प्रश्न लगाने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे मेरे साथ। सबसे पहला पॉइंट क्या है? मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो आर्य भाषाएं थी, आर्य भाषाएं कौन सी? जो वैदिक काल में जो आर्य आए थे उनकी जो भाषा थी, उनकी भाषा थी संस्कृत। और मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप क्या है? अपभ्रंश है। मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप क्या है? अपभ्रंश है। आपको याद रखना, संस्कृत, संस्कृत से क्या आई? पाली, पाली से क्या आई? प्राकृत, और प्राकृत से क्या आई? अपभ्रंश आई। नेक्स्ट बिंदु, अपभ्रंश शब्द है वो कैसा है? तत्सम है। आपने तत्सम भी पढ़ा होगा और तद्भव भी पढ़ा होगा। जो संस्कृत से डायरेक्ट शब्द हमने ले लिए वो तत्सम कहलाए, और जो संस्कृत से बदल गए वो कौन से हैं? तद्भव है। तो अपभ्रंश कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर होते हैं? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अपभ्रंश में कुल कितने स्वर होते हैं? तो दोस्तों कितने स्वर होते हैं? 18 स्वर होते हैं। पुष्पदंत, पुष्पदंत कई बार प्रश्न पूछा गया। पुष्पदंत कौन सी सदी के या शताब्दी के कवि हैं? तो 10वीं शताब्दी के कवि हैं। पुष्पदंत कौन से शताब्दी के कवि हैं? 10वीं शताब्दी के कवि हैं। 10वीं शताब्दी के क्या हैं दोस्तों? कवि हैं। भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, यदि भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था किसने? चंद ने किया था। याद रखना, अच्छा प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण कौन है? तो अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण किसे माना जाता है? व्याकरण किसे माना जाता है? हेमचंद को माना जाता है। सबसे बड़ा व्याकरण कौन है? तो ये कौन होगा? हेमचंद होगा। नेक्स्ट बिंदु होगा अपभ्रंश। अपभ्रंश का एक रूप कौन सा है? खस है। अपभ्रंश का एक रूप कौन सा है? खस है, जिससे पहाड़ी हिंदी का क्या हुआ है? पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। और खस का एक नाम क्या है? दर्द है। प्रश्न सुनिए, क्या बनेगा? खस का अन्य नाम क्या है? तो दर्द है। खस का अन्य नाम क्या है? दर्द है। अपभ्रंश का एक रूप क्या है? खस है, और जिससे पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। और खस का एक अन्य नाम क्या है? दर्द है। इसके बाद अगला प्रश्न, हिस्टोरिकल ऑफ ग्रामर। हिस्टोरिकल ऑफ ग्रामर के लेखक कौन है? डॉक्टर तगारे। प्रश्न याद रखना है, हिस्टोरिकल ऑफ ग्रामर के लेखक कौन है? डॉक्टर तगारे। हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के लेखक कौन है? डॉक्टर तगारे। अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू कौन है? अपभ्रंश का सबसे विवादित पहलू माना जाता है अपभ्रंश के भेद। कि अपभ्रंश के भेद बताओ, कि जैसे शौरसेनी अपभ्रंश है, एक आपने पहाड़ी हिंदी पढ़ा है। तो अपभ्रंश का सबसे विवादित पहलू यदि साहित्य में माना गया है तो वो कौन सा है? अपभ्रंश के भेद। बिहारी बांग्ला, असमिया, उड़िया भाषाओं का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश हुआ। किसका? बिहारी बांग्ला, असमिया, उड़िया भाषाओं का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा,
पूर्वी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? तो आयदमागधी अभ्यंश से माना जाता है। किससे माना जाता है? आयदमागधी अभ्यंश से माना जाता है। किसका? पूर्वी हिंदी का विकास। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पश्चिम हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास किससे माना जाता है? शौरसेनी अभ्यंश से माना जाता है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती का विकास किससे माना जाता है? अच्छा प्रश्न है, याद रखना। शौरसेनी अभ्यंश से किसका? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती का विकास माना जाता है। अभ्रंश को बिगड़ी हुई भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बिगड़ी हुई। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राकृत का रूप बिगड़ा तो भाषा कौन सी आई? अभ्रंश आई थी। इसलिए अभ्रंश का बिगड़ा हुआ मतलब प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या माना जाता है? अभ्रंश माना जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इसीलिए अभ्रंश को बिगड़ी हुई भाषा कहा जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है अच्छे से। अगली स्लाइड पे हम लोग बढ़ते हैं और जो अगले क्वेश्चन हैं वह हैं आपके अभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि को किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। प्रश्न बहुत अच्छा है। अभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को अभ्रष्ट कहा है। क्या कहा है दोस्तों? दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को क्या कहा है? अभ्रष्ट कहा है। क्या कहा है? अभ्रष्ट। कौशल की भाषा को क्या कहा है दोस्तों? अभ्रष्ट कहा है। अभ्रंश में कृष्ण कथा का सूत्रपात किसने किया था? स्वयंभू ने। देखो, राम काव्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। कृष्ण कथा का सूत्रपात किसने किया था? ये भी स्वयंभू ने किया था। अगला प्रश्न, सिंधी का विकास किससे माना जाता है? व्याचर अभ्रंश से। सिंधी का विकास किससे माना जाता है? व्याचर अभ्रंश से माना जाता है। डॉक्टर नामवर सिंह ने दक्षिणी अभ्रंश को क्या माना है? अवैज्ञानिक माना है। डॉक्टर नामवर सिंह ने दक्षिणी अभ्रंश को क्या माना है? अवैज्ञानिक माना है। भरत मुनि ने अभ्रंश को अभिलोक्ति भाषा कहा है। क्या कहा है? भरत मुनि ने अभ्रंश को क्या कहा है? अभिलोक्ति भाषा कहा है। अभ्रंश का भवभूति, प्रश्न बहुत अच्छा है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? अभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अभ्रंश में लिंग होते हैं, कितने होते हैं? 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अभ्रंश में तद्भव शब्दों की कोटि का क्या होता है? बाहुल होता है। मतलब अभ्रंश में जो सबसे ज़्यादा शब्द मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे? तद्भव मिलेंगे। जबकि अभ्रंश शब्द कैसा है? तत्सम है। ये याद रखना, अभ्रंश शब्द कैसा है? तत्सम। और सबसे ज़्यादा शब्द कौन से मिलेंगे? आपको तद्भव मिलेंगे। अभ्रंश में ना व्यंजन है वो ईणा रूप में मिलता है, आपको या रूप में मिलेगा। ना व्यंजन है, ना का उपयोग किसमें? या के रूप में आपको मिलेगा पंचमाक्षर हिंदी का। इसके बाद कोंकणी भाषा महाराष्ट्रीय अभ्रंश से क्या हुई है? विकसित हुई है। कोंकणी भाषा महाराष्ट्रीय अभ्रंश से क्या हुई है? विकसित हुई है। तो इसको भी याद रखेंगे आप। फिर इसके बाद है अभ्रंश। इसके बाद अगला पॉइंट है कौन सा? अभ्रंश काल 10वीं शताब्दी तक माना जाता है। अभ्रंश का काल कब तक माना जाता है? 10वीं शताब्दी तक माना जाता है। परंतु अभ्रंश काव्य 14वीं शताब्दी तक लिखा जाता रहा। देखो, ऐसा नहीं है कि अभ्रंश 10वीं शताब्दी तक रहा है, 1000 ईस्वी तक रहा है तो उसके बाद अभ्रंश ना मिला हो। उसके बाद भी देखो, जब एक भाषा समाप्त हो रही होती है और दूसरी भाषा प्रारंभ हो रही होती है तो उस भाषा के बीच में समय लगता है, एक टाइम लगता है भाषा को समाप्त होने में और भाषा को प्रारंभ होने में। तुरंत ही एकाएक कोई भाषा जन्म नहीं ले लेती है। तो काव्य लगभग 14वीं शताब्दी तक लिखा जाता रहा और अभ्रंश भाषा है वो 10वीं शताब्दी तक मिलती है। लेकिन काव्य या साहित्य यदि कहें तो ये कब तक लिखा जाता रहा? 14वीं शताब्दी तक लिखा जाता रहा। अगला क्या है? किशोरीदास वाजपेयी ने अभ्रंश को क्या कहा है? या ईणा की भाषा कहा है। क्या कहा है? ईणा की भाषा कहा है किशोरीदास वाजपेयी ने। ये पॉइंट अच्छा है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। कौन से सदी के? 8वीं सदी के। जबकि पुष्पदंत कौन सी सदी के थे? 10वीं सदी के। तो दोनों प्रश्न याद रखेंगे, किशोरीदास वाजपेयी का। और अभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। आते हैं अगले प्रश्नों पर। राम शर्मा ने
प्राच्या को, राम शर्मा ने प्राच्या को अपभ्रंश का क्या माना है? एक भेद माना है। मतलब सबसे ज़्यादा विवादित पहलू कौन सा है? अपभ्रंश का है। सबसे ज़्यादा विवादित पहलू किसका है? अपभ्रंश का है। और इसी में देखेंगे राम शर्मा ने प्राच्या को भी क्या माना है? अपभ्रंश का एक भेद माना है। इसलिए क्या है कि अपभ्रंश से सबसे ज़्यादा विवादित पहलू है। आचार्य दंडी ने, नेक्स्ट प्रश्न सुनेंगे, आचार्य दंडी ने अपभ्रंश को अभीरों की भाषा कहा है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आचार्य दंडी ने किसे अभीरों की भाषा कहा है? तो अभीरों की भाषा किसे कहा है? अपभ्रंश को कहा है। किसे कहा है? अपभ्रंश को कहा है। अभीरों की भाषा किसे कहा है? अपभ्रंश को कहा है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को अभिरोक्ति भाषा कहा है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या कहा है? अभिरोक्ति कहा है, अभिरोक्ति भाषा कहा है। बाघभट्ट और हेमचंद ने ग्राम भाषा कहा है। देखो तीनों प्रश्न आपके इंपोर्टेंट है। देखो आचार्य दंडी ने क्या कहा है? अभिरोक्ति भाषा कहा है। भरत मुनि ने क्या कहा है? अभिरोक्ति भाषा कहा है। बाघभट्ट और हेमचंद ने क्या कहा है? ग्राम भाषा कहा है। इसके बाद है स्वयंभू ने अपभ्रंश को क्या कहा है? देसी भाषा कहा है। स्वयंभू ने अपभ्रंश को क्या कहा है? देसी भाषा कहा है। इस प्रश्न को भी आप याद रखेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों। एक बार यदि आपने लगा लिए और वीडियो को अच्छे से दोबारा से सुन लिया, मैं कह रहा हूँ आपको याद हो जाएंगे और आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न होगा, एक मिनट, अगला प्रश्न होगा आपका, अगला प्रश्न होगा अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग, अपभ्रंश का ये वाला पॉइंट है, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में किया था। आपसे पूछा जाएगा कि अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पतंजलि ने किया था। किस में किया था? उनका एक ग्रंथ था महाभाष्य, उसमें किया था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को क्या कहा है दोस्तों? पुरानी हिंदी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को साहित्यिक पुरानी हिंदी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि साहित्य की यह क्या है? पुरानी हिंदी है। तो साहित्य की पुरानी हिंदी है कौन सी है? क्योंकि हिंदी, इसी के बाद हिंदी आई, अपभ्रंश के बाद कौन सी आई थी? हिंदी आई थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? साहित्यिक पुरानी हिंदी कहा है। किसे? अपभ्रंश को कहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका अगला प्रश्न है अपभ्रंश की रचना परमचर्यु जिसे किसने लिखा है? स्वयंभू ने लिखा है। एक प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए परमचर्यु किसकी रचना है? तो स्वयंभू की है। किसने लिखा है? परमचर्यु ने लिखा। किस भाषा में लिखा गया? तो अपभ्रंश भाषा में लिखा है। तो अपभ्रंश की एक रचना है परमचर्यु, किसने लिखा है? स्वयंभू ने लिखा है। अगला प्रश्न होगा परमचर्यु, अगला प्रश्न होगा आपका कौन सा? परमचर्यु अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। परमचर्यु क्या है? अपभ्रंश का एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है जिसे देखकर स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया। आपसे प्रश्न देखिए, यहाँ पे ये वाला प्रश्न इंपोर्टेंट है। स्वयंभू को अपभ्रंश का क्या कहा गया है? वाल्मीकि। आपसे पूछा जाएगा अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया? स्वयंभू को। क्या किसे कहा गया? स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? स्वयंभू को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर भयानी ने अपभ्रंश को, डॉक्टर भयानी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को क्या कहा है? भवभूति। तो ध्यान से सुनो, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया? स्वयंभू को कहा गया। अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा गया? अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा गया? स्वयंभू को कहा गया। वाल्मीकि भी स्वयंभू को, कालिदास भी स्वयंभू को, और पुष्पदंत को क्या कहा गया? भवभूति कहा गया। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा गया? किसे कहा गया है? पुष्पदंत को कहा गया। ध्यान से सुनो प्रश्न फिर से, यदि वाल्मीकि पूछे तो स्वयंभू, कालिदास पूछे तो स्वयंभू, और पुष्पदंत पूछे तो किसे कहा गया? यदि पुष्पदंत पूछे तो किसे कहा गया? भवभूति को कहा गया। इतने प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को क्या कहा है? अपभ्रष्ट कहा है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को क्या कहा है? अपभ्रष्ट कहा है। तो ये भी याद रखेंगे। और अपभ्रंश का अंतिम कवि किसे माना जाता है? अंतिम कवि कौन है? अपभ्रंश का अंतिम कवि कौन है? रैदू है। कौन है? रैदू है। अपभ्रंश का अंतिम कवि कौन है? रैदू। तो इस प्रश्न को भी आपको याद रखना है। अब अपभ्रंश की कुछ दोस्तों रचनाएं हैं, उन रचनाओं को आप मेरे साथ अच्छे से याद करेंगे। आपको याद करते हुए चलना है, ध्यान से सुनना है वीडियो को, और लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना है आपको चैनल को। अपभ्रंश की कुछ रचनाएं हैं, और ये रचनाएं जो यहाँ पे लिखी है स्वयंभू की लिखी है। देखो स्वयंभू ने कौन सी लिखी है? परमचर्यु। देखो अच्छा ग्रंथ है इनका परमचर्यु। स्वयंभू छंद
इनका ही रचना है। रिट्ठ नेमी चरियु किसका है? स्वयंभू का है। और पंचमी चरियु किसका है? स्वयंभू का। तो देखो पैम चरियु सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वयंभू चरियु आपको याद रखना है, रिट्ठ नेमी चरियु आपको याद रखना है, और पंचमी चरियु भी आपको याद रखना है। किसकी रचना है ये? स्वयंभू की। फिर से देख लो, पैम चरियु, स्वयंभू चरियु और रिट्ठ नेमी चरियु और पंचमी चरियु, ये किसकी है? अपभ्रंश की प्रमुख रचना है। अब अन्य रचनाएं कुछ हैं, अन्य रचनाएं भी आप देखेंगे, अन्य रचनाएं मैंने यहाँ पे लिखी हैं, तो अन्य रचनाएं देखेंगे। एक तरफ रचनाएं हैं और दूसरी तरफ क्या है? रचनाकार हैं। दोहा कोश की रचनाकार कौन है? सरहपाद। दोहा कोश की रचना, देखो ये सारी अपभ्रंश की रचनाएं, ये जो रचनाएं आप देखने जा रहे हो ये अपभ्रंश की सारी रचनाएं हैं। अपभ्रंश में दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरहपाद है। कुवलय माला कथा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। कुवलय माला कथा किसकी रचना है? तो उद्योतनी सूरी की रचना है। कुवलय माला, मैंने वही रचनाएं इंपोर्टेंट मार्क की हैं यहाँ पे, वही रचनाएं लिखी हैं जो आपके पेपर में कई बार पूछी जाती हैं। पेपर में जो रचनाएं पूछी जा रही हैं केवल वही रचनाएं इसमें शामिल हैं। तो देखो कुवलय माला किसने लिखा है? उद्योतन सूरी ने लिखा है। महापुराण नय कुमार जसर चयु, ये किसने लिखा है? पुष्पदंत ने लिखा है। किसने लिखा? महापुराण नय कुमार जसर चयु किसने लिखा है? पुष्पदंत ने लिखा है। भविष्यत कहा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। भविष्यत कहा किसने लिखा है? धनपाल ने लिखा है। किसने लिखा है? धनपाल ने लिखा है। परमार्थ प्रकाश और युग सार किसने लिखा है? जो इंदु ने लिखा है। परमार्थ प्रकाश और युग सार किसने लिखा है? जो इंदु ने लिखा है। पाहुड़ दोहा किसने लिखा है? राम सिंह ने लिखा है। पाहुड़ दोहा किसने लिखा है? राम सिंह ने लिखा है। शब्दानुशासन किसने लिखा है? हेमचंद ने लिखा है। याद रखना ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पाहुड़ दोहा और शब्दानुशासन, पाहुड़ दोहा किसने लिखा है? राम सिंह ने लिखा है। शब्दानुशासन किसने लिखा है? हेमचंद ने लिखा है। शब्दानुशासन किसने लिखा है? हेमचंद ने लिखा है। तो ये प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि नेमिनाथ रास किसने लिखा है? तो सुमतिगढ़ ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? सुमतिगढ़ ने लिखा है नेमिनाथ रास। रेवंत गिरी रास किसने लिखा है? विजय सेन सूरी ने लिखा है। किसने लिखा है? विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरी रास लिखा है। फिर संदेश रासक किसने लिखा है? अब्दुल रहमान ने लिखा है। संदेश रासक किसने लिखा है? अब्दुल रहमान ने। कौन सा लिखा है? कई बार प्रश्न पूछा गया है संदेश रासक कैसी रचना है, तो संदेश रासक कैसी रचना होगी दोस्तों? आपकी अपभ्रंश वाली रचना होगी। किसने लिखा है? अब्दुल रहमान ने लिखा है। संदेश रासक किसने लिखा है? अब्दुल रहमान ने लिखा है। संदेश रासक किसने लिखा है? अब्दुल रहमान ने लिखा है। रेवंतगिरी विजय सेन सूरी ने लिखा है। नेमिनाथ किसने लिखा है? सुमतिगढ़ ने लिखा है। शब्दानुशासन किसने लिखा है? हेमचंद ने। पाहुड़ दोहा किसने लिखा है? राम सिंह ने लिखा है। ये आपकी रचना है। और अंत में कुछ रचनाएं और हैं, ये भी रचनाएं हम लोग देख लेते हैं। पहले यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा है? दामोदर शर्मा ने लिखा है। याद रखना, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा ने लिखा है। उपदेश रसायन रास चरचरी और काल स्वरूप कुलक किसने लिखा है? जिनदत्त सूरी ने लिखा है। अब देखिए इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वह आपकी कौन सी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण आपकी इंपोर्टेंट है, तो इसे आपको याद रखना है। दामोदर शर्मा ने लिखा है। उपदेश रसायन रास आपसे पूछा जाएगा तो किसने लिखा है? जिनदत्त सूरी ने लिखा है। किसने लिखा है? जिनदत्त सूरी ने। कौन सा लिखा है? जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन लिखा है। भविष्यत कहा, ये भविष्यत कहा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। भविष्यत कहा किसने लिखा है? तो भविष्यत कहा श्रीधर ने लिखा है। याद रखना, भविष्यत कहा किसने लिखा है? श्रीधर ने लिखा है। और उपदेश रसायन जिनदत्त सूरी ने लिखा है। भरतेश्वर बाहुबली किसने लिखा है? भरतेश्वर बाहुबली रास किसने लिखा है? शालिभद्र सूरी ने लिखा है। आपकी शाली क्या है? बाहुबली है। शाली कैसी होती है? बाहुबली। तो आपको याद रखना है कि भरतेश्वर बाहुबली किसने लिखा है? शालिभद्र सूरी ने लिखा है। अगला है चंदन बाला रास। अगली रचना कौन सी है? चंदन बाला रास। और चंदन बाला रास किसने लिखा है दोस्तों? आशुक कवि ने लिखा है। किसने लिखा है? आशुक कवि ने। कौन सी लिखी है? चंदन बाला रास लिखी है। अगला है स्थूलीभद्र रास किसने लिखा है? जिनधर्म सूरी ने लिखा है। स्थूलीभद्र रास लिखा है। और कौन सा लिखा है? उपदेश रसायन भी किसने लिखा है? उपदेश रसायन भी जिनदत्त सूरी ने लिखा है। फिर इसके बाद कौन सा है? कीर्तिलता। तो कीर्तिलता किसने लिखा है? विद्यापति ने। कई बार प्रश्न पूछा गया कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो वह कौन सी है? अपभ्रंश भाषा की रचना है।
कौन सी? कीर्तिलता। किसने लिखा? विद्यापति ने। अंतिम कवि के रूप में आपने पढ़ा था ना अभी कि अपभ्रंश का अंतिम कवि किसे माना जाता है? रहदू को। तो रहदू की रचनाएं देखो, जसहर चरियु, पार्श्वनाथ चरित और मैसर चरियु। तो जसहर चरियु इनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पार्श्वनाथ चरित इन्होंने भी लिखी है, पदम कीर्ति ने भी लिखी है और रहदू ने भी लिखी है। तो दोनों पार्श्वनाथ चरित और बैड रत्नाकर ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। कौन सी होगी? ज्योतिश्री ठाकुर। तो बैड ज्योतिश्री ठाकुर ये आपकी क्या होगी? बैड रत्नाकर होगी। तो साथियों आज हमने अपभ्रंश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए हैं। आप एक बार इन क्वेश्चंस को अच्छे से लगाइए और मुझे उम्मीद है कि वीडियो यदि आप द्वारा देखेंगे तो आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे, आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको हमारा सिखाना अच्छा लगा है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर आपको इंपॉर्टेंट तथ्य चाहिए, मैं उसका वीडियो अवश्य लाऊंगा। तो थैंक यू, आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।